Sai Ram, and God bless you all. आरंभ करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हम पाठ पढ़ रहे थे। कौन सा पाठ पढ़ रहे थे बताओ? कंचा। 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 सभी को ये पाठ कैसा लगा? बहुत अच्छा, लगा? इंटरेस्टिंग। अपने बचपन की बातें याद आ गई होंगी, और बचपन की क्या, अभी की याद आई होगी थोड़े समय पहले जब आप स्कूल में थे। हमारे बचपन में मतलब हमारे जब हम और छोटे थे केजी में, तो पैसे चलते नहीं थे, रुपए चलने लगे थे। सॉरी सौम्य, आप क्या बोल रहे थे? बोलो फिर से। मैम जब हम केजी में थे तब रुपए चलते थे, पैसे तो चलते नहीं थे। ये तो और पहले की है, मम्मी पापा के बचपन की। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे जमाने की बात है। आपने वो सिक्के देखे ही नहीं हैं जो सिक्के हमारे लिए बड़े इम्पोर्टेंट हुआ करते थे। आज तो आपको कोई 50 रुपए भी देता है तो आपको कम लगते हैं ना कम। यस मैम। और हमें 50 पैसे मिलते थे, वो बहुत लगते थे। हम इसमें बोल रहे हैं कि 1 रुपए है तो ये बहुत ज्यादा पैसे बोल रहे हैं। हाँ, तो 1 रुपया बहुत, हम बोल रहे हैं ना आपको, जब हमें 50 पैसे मिलते थे, 1 रुपए का आधा, जब हमें 1 रुपए का आधा मिलता था तो हम बड़े खुश होते थे। 25 पैसे, जिसे चवन्नी कहते थे, वो मिलता था तो भी बहुत खुश होते थे। यानी 1/4 ऑफ 1 रुपी। 25 पैसे यानी चवन्नी, 50 पैसे यानी अठन्नी। तो हम लोगों ने, मैम अब तो टॉफी भी नहीं आती। आपके पेरेंट्स ने चवन्नी अठन्नी वाला समय देखा है। ओके। हाँ अनुमेघा बताओ। मैम तब 1 रुपए 100 रुपए जैसा था। हाँ, 1 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी। यस क्यों? मैम मेरे घर पे 25 पैसे, 50 पैसे और 75 पैसे हैं। मैम मेरे पास 25 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के और 20 के भी। यस, तो ये पुरानी यादें भी हैं और ये हमें ये भी बताती हैं कि कितनी तेजी से हमारा जो समय है वो बदल रहा है। और यदि आप इन सिक्कों को संभाल कर रखते हैं तो सिर्फ इन सिक्कों को संभाल कर मत रखिए, इनकी वैल्यू को भी समझिए। आज ईश्वर की कृपा से यदि आपको अच्छे से पैसा खर्च करने की सुविधा है तो प्लीज अंडरस्टैंड द वैल्यू, डू नॉट वेस्ट योर मनी। ओके, तो ये बहुत सारे संदेश आपको कंचा पाठ ने दिए। आपको ये बताया कि पहले पैसे की वैल्यू क्या थी, फिर आपको ये भी बताया कि बच्चों का मन, ये बीच में क्लास में डिस्टरबेंस मत करो, डू नॉट डिस्टर्ब क्लास संदेश, वरना पिटाई लगेगी तुम्हारी। क्योंकि जब एग्जाम का टाइम आएगा फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। डोंट डिस्टर्ब द क्लास। बीच में कुछ भी अनशन दिखाकर ये सब करके तो क्या हुआ, आपका ध्यान सुनने से चला गया। अभी आप वो बातें, आप वस्तुओं में मत खोइए, आप मूल्य समझिए, कीमत समझिए। और ये कीमत ही तो नहीं समझते हो, इसीलिए एग्जाम में फिर गलत तरीके अपनाने पड़ते हैं हमको। ईमानदारी से हम परीक्षा कब नहीं दे पाते? जब हमने क्लास ध्यान से अटेंड नहीं की होती है। तो प्लीज सभी बच्चों से मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि ध्यान से सुनिए। जब आप ध्यान से सुनेंगे तो 50% अंडरस्टैंडिंग क्लास में ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप, जब आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, यदि उस समय आपका मन कहीं और है तो जब असेसमेंट का समय आएगा तो आप कंफ्यूजन में आएंगे, फिर आप कंफ्यूजन फील करोगे। ओके डन।
चलो अब हम करते हैं आज की क्लास। सर मेरे पास सिक्के हैं। नितेश, मैंने अभी संदेश की डांट लगाई ना, आपने नहीं सुना? ओके चलो, क्यों, लेट मी नो कि स्क्रीन शेयर हो रहा है नहीं, और जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं विजिबल है या नहीं। बेटा, इज इट विजिबल? यस मैम। ठीक, यस मैम। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि फिर मैं आपसे पूछूंगी। हाँ, ये चैप्टर है, पाठ का नाम है एक तिनका। पहले आप कविता को समझ लीजिए, फिर हम इसके भाव की चर्चा आपसे डिटेल में करेंगे। एक तिनका पाठ, इसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से एक कहानी का उदाहरण लेते हुए लेखक कहते हैं, एक दिन की बात है, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ। देखो बेटा, घमंड नहीं कहा, घमंडों, यानी अपने ऊपर अतिशय घमंड, थोड़ा सा भी नहीं, बहुत ज्यादा, अपनी क्षमताओं पर, अपनी काबिलियत पर जरूरत से ज्यादा विश्वास। तो मैं घमंड में भरा हुआ, ऐठा हुआ यानी विनम्रता मेरे अंदर नहीं थी। एक दिन अपने घर की मुंडेर पर खड़ा था। मुंडेर मतलब जो छत होती है, छत को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप लोग वहां से गिरे नहीं, छत के चारों ओर एक बाउंड्री बना दी जाती है जिसे मुंडेर कहते हैं। तो लेखक एक दिन घमंड में भरे हुए, बड़े ऐठे हुए, अभिमान करते हुए घर की मुंडेर पर खड़े थे। अचानक से दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आया और लेखक की आंख में गिर गया। कवि की, राइट, या हम कवि कहेंगे क्योंकि ये कविता है। तो एक दिन कवि घमंड में भरे हुए, ऐठे हुए अपने घर की छत पर, मुंडेर पर खड़े थे। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आया और कवि की आंख में गिर गया। अब जब आंख में तिनका गिरता है तो क्या होता है बताओ? जलन हो रहा है। आँख लाल हो जाती है। बहुत ज्यादा दर्द होती है, दर्द होता है, आंख लाल हो जाती है, आंसू ऐसा आते ही हैं। कुछ कवि के। यस, आगे सुनिए, अब बीच में नहीं बोलेंगे, जब मैं पूछूंगी तब बोलेंगे। मुंडेर मैंने बेटा बताया ना, मैंने अभी, मुंडेर यानी बाउंड्री, जो छत पर जो बाउंड्री बना दी जाती है। रेलिंग। आपको यहाँ दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है जहाँ पे ये लेखक यहाँ पे कवि, यस मैम दिख रहा है। बस इस तरह की प्रोटेक्शन के लिए जो एक बाउंड्री बनाई जाती है घर पे, वो मुंडेर कहलाती है, राइट। कवि कहते हैं, जैसे ही आंख में तिनका गिरा, मैं झिझक उठा, एकदम से वो बेचैन हो गए। झिझक उठा माने चौंक पड़ा, चौंक गया। मैं ख्यालों में खोए हुए थे, मैं कितना पावरफुल हूँ, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, यानी जो भी हो लेखक के कवि के पास बड़ा अभिमान करते हुए सोच रहे थे। अचानक से वो चौंक गए और बेचैन हो गए क्योंकि आंख बहुत जोर से दुखने लगी थी, लाल हो गई थी। अब उनके आसपास जो भी लोग थे, उनके परिवार के लोग या कोई भी मूठ देने लोग कपड़े की लगे। मूठ जानते हैं आप लोग? नो मैम। अच्छा, यस मैम। ओके। मूठ माने क्या होता है? जब आपकी आंख में किसी का हाथ लग जाता है, चोट लग जाती है या कुछ गिर जाता है आंख में, तो आपकी मम्मी या आपकी दादी या नानी जब अपनी साड़ी के पल्लू से फूकती हैं, आप आपकी आंख को कहते हैं ना, फूका देते हैं ना, यस मैम। गरम करके आपकी आंख को सेकते हैं, उससे आपकी आंख का दर्द कम हो जाता है। इसी को मूठ देना कहते हैं। तो लोग कपड़े से कवि की आंख को सेकने लगे। क्लियर? यस मैम। अब क्या हुआ, जब कवि को ये एहसास हुआ कि तिनके ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया
और लोगों ने उनकी आंख को सेक कर उन्हें आराम दिलाया, तब लेखक का जो कवि का जो घमंड था वो ऐंठ ऐंठ माने जो घमंड था, जो बड़ा भारी अभिमान था, वो धीरे से भाग गया, दबे पांव भागी, धीरे से उनका वो घमंड चला गया। दिख रहा है आपको ये? यस मैम। मैम नोट्स देते हुए लोग लिख रहे हैं, तिनका निकालना मैम और फिर कपड़े से आपकी आंख को सेकना। जब किसी ढब से, आप इसका मीनिंग लिख लीजिए, इसका अर्थ लिख लीजिए। ढब माने तरीके से, ढब यानी ढंग। ढंग। जब किसी तरीके से प्रयास करने पर जब तिनका निकल गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। तब कवि की समझ ने, समझ यानी उनका जो घमंड था, उनकी अपने ऊपर जो अभिमान की आदत थी, उसने कवि को ताने दिए, कवि को समझाया, अरे तू किस लिए इतना ऐठता है, किस बात का तुझे अभिमान है, एक दिन का है बहुत तेरे लिए, एक दिन का काफी है हमारे वजूद को, हमारे अस्तित्व को ललकारने के लिए। इज इट क्लियर? यस अब मैम। मैम तो क्या समझ नहीं आया प्लीज पूछो। ऑल क्लियर नाउ। ऑल क्लियर? एक बार फिर से बता देती हूँ, एक बार फिर से सुन लीजिए। एक दिन कवि अपने घर पर मुंडेर पर, है ना, खड़े हुए थे। उनके मन में बड़ा अभिमान था, अपनी क्षमताओं पर, अपने गुणों पर घमंड करते हुए, है ना, अभिमान से भरे हुए थे। तभी अचानक एक तिनका दूर से आया और कवि की आंख में गिर गया। जैसे ही कवि की आंख में तिनका गिरा, कवि चौंक उठे और एकदम से व्याकुल हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि उनकी आंख लाल हो चुकी थी और आंख में बहुत दर्द भी हो रहा था। जब आसपास के लोगों ने देखा कि कवि की आंख में तिनका गिर गया है, वो परेशान हो गए हैं, तो लोग उनके पास आए और कपड़े से उनकी आंख को सेकने लगे। उनकी आंख में जो तिनका गिरा था उसे निकाला और आंख को राहत देने के लिए सेकने लगे। और जैसे ही कवि को इस बात का एहसास हुआ कि मेरा दर्द दूर करने के लिए कैसे सब लोग आ गए हैं, तो कवि की जो ऐंठ थी, कवि का जो अभिमान था, वो चूर चूर हो गया, वो भाग गया। बड़ी मुश्किल से किसी प्रकार से आंख में से तिनका तो निकल गया, लेकिन कवि की समझ ने, कवि के अभिमान ने उन्हें ताने दिए और कहा कि किस बात पर हम सभी मनुष्य इतना घमंड करते हैं, इतना इतराते हैं। एक तिनके से ही मनुष्य व्याकुल हो सकता है, एक तिनके की तो औकात ही क्या है, एक तिनके की तो बिसात ही क्या है। लेकिन जब एक तिनका ही हमारे लिए भारी हो सकता है, हमारी व्याकुलता का कारण हो सकता है, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि सभी का सम्मान करें और अपने ऊपर घमंड ना करें। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, यस मैम। ये कविता भी थी, एक कहानी भी थी, यानी कहानी के रूप में लिखी हुई कविता। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? चलो, अब आप चाहो तो इसके प्रश्नोत्तर चर्चा कर सकते हो। बोलो, पहला पहला प्रश्न पढ़ो। मैं पढ़ूं? किसने बोला पहले? सौम्या ने। यस मैम। ओके सौम्या, पढ़िए। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्यों में बदलिए। जैसे एक तिनका आंख में पड़ा, मेरी आंख में एक तिनका पड़ा। यस, मीठ लेने लोग कपड़ों की हाँ, लगे, लोग कपड़ों की मीठ लेने लगे।
ओके, मैम मैं आंसर बोलूं? हाँ ठीक है, ओके। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, एक दिन जब मैं मुंडेरे पर खड़ा था, लाल होकर आंख भी मुंडेरे दुखने नहीं है, मुंडेरे नहीं है, मुंडेर। यस मैम, दुखने लगी, आंख लाल हुई और दुखने लगी। हाँ, ईंट बेचारी दबे पांव भागी, बेचारी ईंट दबे पांव भागी। फिर जब से बोलो। बेचारी ईंट जब दबे पांव भागी, हाँ, जब किसी डब से निकल इसका आंसर निकली बताओ, इसका आंसर। मैम ये आंसर ही था। नहीं, जब पहले लगाओ ना, आगे जब लगाओ। जब जब, बेचारी ईंट दबे पांव भागी, यस। जब किसी डब से निकलकर तिनका गया, किसी डब से निकलकर तिनका गया। नो, नहीं, इसका सही उत्तर बताओ, और किसको पता है? मैम जब जब किसी किसी डब से तरीके से जब तिनका गया, हाँ, जब लगेगा मैम। कवियों को बोलने दो, सौम्या। जब ओके, किसी तरीके से तिनका निकल गया। यस। मैम किसी डब से तिनका निकल गया। नहीं, पहले जब लगाओगे ना बेटा, कंप्लीट करो, जब किसी तरीके से तिनका निकल गया। ओके, और बस। यस मैम। चलिए, अब मैम मैं अगला अभी प्रश्न। क्वेश्चन पढ़ूं। अगला प्रश्न मैम हमें, चलो हमें ठीक है, हमें पढ़ो। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 2, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? एक तिनका कविता में घमंड भरे कवि की आंखों में तिनका पड़ने से उठी बेचैनी का वर्णन है। इससे कवि बेचैनी, बेचैनी, क्या बेचै बोलते हैं? बेचैनी नहीं। बेचैनी बेचैनी का वर्णन है। यस, इससे कवि की आंख लाल हो गई। लोगों ने किसी तरह उस तिनके को निकाला, तब उसे आराम मिला। एक तिनके के कारण ही उसका सारा घमंड गायब हो चुका था। इस घटना से उसे घमंड न करने का संदेश मिला। वेरी गुड, वेरी गुड। हमें ने बहुत अच्छे से पूरी कविता का सारा। ओके, मैं अगला। फोर्थ वाला में पढ़ूं? अनुमेघा, आप पढ़ो। बीच में नहीं बोलो बेटा, बीच में नहीं बोलो। हाथ खड़ा कर सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो, बीच में बोलेंगे नहीं क्लास में ना। चलो अनुमेघा। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी का क्या दशा हुई? मैम इसका आंसर है, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंड दबे पैर भाग गया। ओके, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, कैथरीन। मैम चलो ठीक है, नितेश पढ़ो। यस मैम। जल्दी बोलो ना नितेश, समय ज्यादा नहीं जाना। आसपास उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूड से बनाकर उसकी आंख पर लगाया। प्रश्न तो बोला ही नहीं बेटा आपने। मैम बोला था। मैम नहीं बोला, मैं बोलूं? नितेश को प्रश्न बोलो नितेश। ठीक है, उत्तर पहले बोल दिया आपने। यस मैम। घमंडी की आंख से तिनका निकलने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया? यस, ठीक है, पहले ये बोलना था आपको ना। ओके, नेक्स्ट, कैथरीन अब बोलिए आप। आपको मैंने आवाज नहीं दी लेकिन आप नहीं थे क्लास में। यस मैम। एक तिनका कविता में घमंडी की उसकी समझ ने चेतावनी दी। एक तिनका तू इसलिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कवि ने भी दी है। तिनका कबूह ना नीदिए पाँव तले जो होए, कबूह उड़ी आँखीन परे तीर घनेरी होए।
यस, ये रचना किसकी है, किसने लिखा है ये? कबीर। यस, संत कबीरदास जी ने कहा है कि कभी भी तिनके को अपने पैर से ना नींदिए, माने ना रौंदिए। जहां पर बहुत सारे जमीन पे कचरा पड़ा है, बारीक बारीक से, है ना, तिनके पड़े हुए हैं, आप जानबूझ के उनमें पाँव मारते हो, ऐसा मत करो। क्योंकि आप इसे तिनका समझ के ठोकर मार रहे हो, अगर ये उड़कर आपकी आंख में गिर गया तो पीर घनेरी हुए। तीर माने दर्द, घनेरी माने बहुत तेज, तो फिर बहुत तेज दर्द होता है। ठीक है, क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, चलो ओके। संदेश यस मैम। नेक्स्ट। ओके, संदेश को आवाज नहीं आ रही हमारी। जल्दी बोलो ना बेटा, फिर इतना टाइम थोड़ी क्लास का समय जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, किसी दंड से निकलना का अर्थ है कि किसी ढंग से निकलना। ढंग से जैसे कई वाक्यांशों से आप परिचित होंगे, जैसे धम धम। अब आप रुक जाओ, संदेश रुक जाओ, संदेश प्लीज स्टॉप, यस मैम। क्योंकि समझ नहीं आ रहा आप आगे क्या पढ़ रहे हो। चलो आगे का व्योम। इस कविता को कवि ने मैं से आरंभ किया है। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। कवि का ये मैं कविता पढ़ने वाले व्यक्ति से भी जुड़ सकता है, और तब अनुभव यह होगा कि कविता पढ़ने वाला व्यक्ति अपनी बात बता रहा है। यदि कविता में मैं की जगह वह या कोई नाम लिख दिया जाए, तब कविता के वाक्यों में बदलाव आ जाएगा। कविता में मैं के स्थान पर वह या कोई नाम लिखकर वाक्यों के बदलाव को देखिए और कक्षा में पढ़कर सुनाइए। ओके, तो यहाँ पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ना मैं का महत्व क्या है। जैसा अभी व्याख्या करते समय मैंने आपको बताया, हम सभी को ये समझना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु का अपना एक अस्तित्व है, प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु का अपना एक महत्व है। आपने एक और दोहा पढ़ा होगा कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डाल, जहां काम आवेश हुई कहा करे तलवार। कबीर ने तो ये कहा कि कभी तिनके को तिनका मत समझो, तिनका समझ के उसकी उपेक्षा मत करो, उसको पैरों से मत कुचलो, क्योंकि अगर ये तिनका आपकी आंख में आकर गिर गया तो आपको असहनीय पीड़ा होगी। और रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तुओं की उपेक्षा मत करो, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती। कर सकती है क्या? कपड़े हम सिलते हैं तो सुई चाहिए, क्या आपके कपड़ों की सिलाई तलवार से की जा सकती है? कटाई तो की जा सकती है ना? मुझसे कट जाएगी। आपके कपड़े बर्बाद तो हो सकते हैं, लेकिन सिले नहीं जाएंगे। इसी तरह से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरे साथ में ये चलने वाला मेरा दोस्त, मेरे घर के लोग ये तो बेवकूफ है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हर एक को अलग अलग काबिलियत देकर भेजा है, हर एक का काम अलग अलग है। कई बार हम लोग इस बात से भी भेदभाव करते हैं कि हम बड़ा काम करते हैं, ये छोटा काम करता है, हम अमीर हैं, ये गरीब है। कभी भी किसी भी प्रकार के भेदभाव से ग्रसित होकर किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक वस्तु का अपना अपना निजी महत्व होता है। यही संदेश आपको इस पाठ के माध्यम से दिया गया है। कवि ने इस पाठ को लिखते समय मैं शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि जब जो भी इसे पढ़ेगा ना वो मैं शब्द बोलेगा, वो बोलेगा मैं एक दिन ऐठा हुआ,
है ना। मैं एक दिन घमंडों भरा खड़ा था, तो प्रत्येक व्यक्ति को महसूस होगा कि मुझ में जो अहंकार है, मुझे अपने अहंकार का त्याग करना है। क्लियर? आई थिंक आप बच्चों ने कहानी सुनी होगी, हाथी और चींटी वाली। बचपन में भी कभी आपको आपकी मैम ने सुनाई होगी। यस मैम। कि मैम जब हाथी मैम, एक चलते हैं, हाथी के सूंड में चींटी घुस जाती है। अनेक चींटियों को वो अपने पैरों तले रोंदते हुए दूर चलते जाते हैं। तो एक दिन एक चींटी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ये हाथी रोज निकलता है और इसको हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं होती, ये हम सभी को कुचलता हुआ निकल जाता है, हमें इसे सबक सिखाना चाहिए। अन्य चींटियों ने कहा, भला ये कैसे संभव है? हाथी तो इतना विशालकाय है, इतना बड़ा है, एक हम तो छोटी सी चींटी हैं, हम भले इस हाथी का क्या बिगाड़ सकते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान चींटी बोली कि किसी को परास्त करने के लिए शरीर का बड़ा होना मायने नहीं रखता, समझदारी होना मायने रखता है। तब उस चींटी ने कहा, देखो मैं कैसे इस हाथी को भी मजा चखाती हूँ। और वो धीरे से हाथी की सूंड में प्रवेश कर गई, और जो उसने हाथी को काटना शुरू किया, अब तो हाथी तिलमिला उठा। और चींटियों को भी मोटिवेशन मिला, प्रेरणा मिल गई। उन्होंने कहा, अरे वाह, हमारी सखी, हमारी अकेली एक फ्रेंड हमारी इतना कुछ कर सकती है, क्यों ना हम सब मिल जाएं। तब तो इस हाथी की अकल ठिकाने आ जाएगी। और सारी चींटियों ने मिलकर जो हाथी को काटना शुरू किया, तो हाथी को एहसास हो गया कि बड़प्पन बड़ा शरीर होने में नहीं होता, बड़प्पन दिल से बड़ा होने में होता है। राइट? ओके। तो एक, हालांकि जब आप बड़ी क्लास में आएंगे तब आप पढ़ेंगे, एक कहानी छोटी सी ही है वो, क्योंकि अपन इतना अच्छा पाठ पढ़ रहे हैं तो मुझे लगा कि आपको और अच्छे से मोटिवेशन मिलेगा, चैप्टर को खूब अच्छे से समझ पाए। उसके लिए कहानी इस तरह से है कि एक बार एक बहुत संत थे, वो कुएं से पानी लेने के लिए गए, पीने का पानी भरने गए। जब वो कुएं पर उन्होंने स्नान किया, पीने का पानी भरा, जब वो घर पे आए और जब उनकी पत्नी ने उनको खाना परोसा, जब खाना खाने को बैठे तो उन्होंने देखा कि एक चींटा उनके आसपास घूम रहा है। वो एकदम से खाना छोड़कर उठ के खड़े हो गए, है ना। तो उनकी पत्नी ने पूछा, आपने खाना खाना क्यों छोड़ दिया? तो उन्होंने कहा, अभी जब मैं पानी भर के लाया तब मैंने किसी को उसके घर से अलग कर दिया है, मैं उसे उसके घर पर छोड़ने जा रहा हूँ। पत्नी ने पूछा, किसको? तब उन्होंने कहा, इस चींटे को। बोले, ये बहुत सारे चींटे वहीं पर थे जहां मैं पानी भर रहा था, या तो मेरे शरीर पर चढ़कर या तो पानी के बर्तन में ये चींटा वहां से मेरे साथ आ गया। अब ये मेरे साथ आ गया है तो ये भी परेशान हो रहा होगा और इसके घर वाले भी इसको ढूंढ रहे होंगे, है ना। तो संत ने किसके, अब हमें लगेगा अरे चींटे के बारे में ऐसा क्या सोचना, लेकिन आप सब बच्चों को पता है, आपके घर में यदि कोई पेट है, चाहे वो डॉग है, कैट है, पैरेट है, सबके अंदर फीलिंग्स होती हैं, सबके अंदर फीलिंग्स होती हैं। कोई कह पाता है और कोई नहीं कह पाता है। तो ये जो संत थे, इन्होंने उस चींटे की फीलिंग्स को समझा। और आप सोचो कितनी बड़ी बात है, अपने खाने का परित्याग करके वो उसे उसके घर पे छोड़ने चले गए। तो हम सभी को इन सब छोटी छोटी कहानियों से ये सबक मिलता है, ये प्रेरणा मिलती है कि प्रत्येक का अपना एक वजूद है, उसकी अपनी एक जिंदगी है, उसका अपना एक नजरिया है, उसका अपना कार्य करने का ढंग है। हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि हम किसी को सजेशन देना चाहते हैं, ओके,
सजेशन देना बुरा नहीं है, किसी को समझाना बुरा नहीं है, लेकिन आप जब किसी को समझाएं तो ऐसे समझाएं कि उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, उनको ठेस ना पहुंचे। किसी की बेइज्जती करके ना समझाएं, बड़े प्यार से उसका सम्मान करते हुए उसे समझें। इज इट क्लियर टू ऑल? समझ आया सभी को? इस चैप्टर का मैसेज समझ आया? यस मैम। ठीक है, चलो अब ना आदित्य, आप मुझे सुन पा रहे हो? चलो, आदित्य तक आवाज नहीं पहुंच रही, कोई बात नहीं। लक्ष्य, लक्ष्य आपको भी आवाज नहीं आ रही है? मैम आ रही है मैम, सबको आ रही है। तो लक्ष्य और आदित्य इस समय क्लास में अटेंटिव नहीं है। ओके, अग्रिमा, यस मैम। अग्रिमा पाठ 1 तिनका में भाषा की बात पढ़िए। सॉरी मैम, पर मेरे पास आज बुक नहीं है। ओके, बुक होनी चाहिए, लेकिन चलो बुक किसके पास है? वापस हम घूम फिर के आ गए, वही 2-4 बच्चे। ओके चलो, आवाज आपकी स्पष्ट है। व्योम पढ़ो, व्योम पढ़ो। किसी ढप से निकलना का अर्थ है किसी ढंग से निकलना। ढप से जैसे कई वाक्यांशों से आप परिचित होंगे। जैसे ढम से वाक्यांश है, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी ढप से और धम से जैसे वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। धम से, छप से इत्यादि का प्रयोग ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है। नीचे कुछ ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों के खाली स्थान भरिए। मेढक पानी में छप से कूद गया। नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद टप से चू गई। शोर होते ही चिड़िया फुर्र से उड़ गई। ठंडी हवा सन से गुजरी। मैं ठंड में थर से कांप गया। यस, वेरी गुड। देखो, इन शब्दों को अच्छे से समझो, क्योंकि ये शब्द क्या है? ये ध्वन्यात्मक शब्द है, राइट? अब अगर आपने कहा वो, जैसे कोई व्यक्ति का जमीन पे गिरा और आप कह रहे हैं कि वो छत से गिर गया, तो क्या होगा? ये गलत है। वो छत से जमीन पे गिरा, हम क्या कहेंगे? धम से गिरा। और अगर हम कहेंगे वो फुर्र से पानी में गिरा, पानी में फुर्र से कैसे गिरते हैं? पानी में गिरेंगे तो छपाक की आवाज होगी, छपाक की आवाज होगी, इसलिए छप। जमीन पे गिरेंगे तो धम आवाज होगी, इसलिए धम से गिरा। और जब आसमान में कोई उड़ेगा पक्षी, है ना, तो कैसे उड़ गया? वो फुर्र से उड़ गया। हवा कैसे चली? सनसनाती हवा चली, सन से हवा चली। और हम कैसे कांप गए? तो अगर आप कहेंगे हम सन से कांप गए और थर से हवा चली, सब गड़बड़ हो जाएगा, राइट? तो हवा जो चलती है, कहा जाता है सनसन करती हवा चली। ओके, तो ये ध्वन्यात्मक विशेषण है, ध्वन्यात्मक क्रिया विशेषण होते हैं। तो सब बच्चे ध्यान रखेंगे कि आपको उचित स्थान पर उचित शब्द का चयन करके भरना है। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है, डन। सबको समझ आया ना बेटा? क्या अंतर है धम से, छप से, सन से, थर से, टप से? टप टप पानी का गिरना, टप टप बूंदे बोलते हैं, बोलते हैं ना? धम धम बूंदे तो नहीं बोलते ना? धम धम बूंदे गिर रही हैं। नो मैम, धम धम इंसान चल रहे हैं भारी वाले। धम हमारे पैरों की आवाज होती है, तब कहा जाता है धम धम करके मत चलो, आराम से चलो ना। ठीक है, ओके। और कोई बात
भाषा की बात में? व्योम, is it completed? Okay, so I think you enjoyed the chapter. You enjoyed the grammar too, stories too. Okay, यस मैम। ठीक है, चलिए। और अब मेरी ये रिक्वेस्ट है, धीरे धीरे आप लोग फाइनल असेसमेंट की ओर आ रहे हैं। अब कृपया करके आप क्लास में अटेंटिव रहिए, सभी बच्चे क्लास 100% अटेंड कीजिए, छुट्टी मत मनाइए। ओके, और कॉपी पेन लेके बैठो। अब एक और नई चीज शुरू करो, हर बच्चा कॉपी पेन लेकर ही बैठे और किताब भी लेकर बैठे आप, अगर आपके पास है तो। ओके, बिना किताब के मत बैठिएगा। चलिए, सबसे पहले अब हम शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। Sai Ram. God bless you all. सायरा मैम। सायरा मैम। Sai Ram.